कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओबीसी SC ST के खिलाफ फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक समरसता बनी रहे, हम भी चाहते हैं देश के अंदर। यूजीसी ने सोच समझ के कोई निर्णय किया होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार छात्रों को दिखा दीजिए बहुत जोश के साथ। अलग अलग विद्या, मतलब क्या क्या आप लोग पढ़ रहे हैं बताइएगा कुछ देर में मैं जब आपके पास आऊंगी। लेकिन अलग अलग कोर्स कर रहे हैं ये सभी छात्र। कोने तक उधर है, वहां पर भी एक बार दिखाइए अगर मुमकिन हो तो। ऊपर में जो बैठे हैं उनके लिए भी बहुत तालियां, क्योंकि आगे वालों को लगता है उन्हीं का चेहरा सिर्फ दिखता है। आज चर्चा का विषय बहुत गंभीर है और छात्र इस वजह से सड़कों पर भी उतरे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के छात्रों की बात को ध्यान दिया। अब उनका सवाल है कि सरकार कब इस पर ध्यान देगी, नियम कब हमारे हक में बदले जाएंगे। वहीं जो दूसरा पक्ष है वो इस पर क्या सोचता है, जो चाहते हैं कि ये नए नियम जो बनाए हैं सरकार ने वो बने रहे, जस के तस रहे। बहरहाल छात्रों से देश का भविष्य बनता है और आज जब यूजीसी का मुद्दा गर्म है तो मैं इन्हीं छात्रों के साथ ये हल्ला बोल आज कर रही हूँ। जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर बने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई, लेकिन क्या अभी इस पर जंगबाजी है? सी वोटर ने यूजीसी के नए नियमों पर एक सर्वे भी किया है, उसके आंकड़े भी आपको दिखाऊंगी ताकि इस पर लोगों की राय क्या है, जिसमें आप देखेंगे कि जो अगड़े हिंदू हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि ये भेदकारी हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि ये हमारे बीच की खाई को और भी गहरी करेंगे, वो खुलकर कह रहे हैं कि यहाँ इसकी वजह से आपसी दुश्मनी और बढ़ेगी, जातिगत भाव और भी गंभीर रूप से नीचे जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इतना बड़ा मुद्दा है देश की राजनीति से जुड़ा हुआ, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ, लेकिन इस पर वो बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि दर्शकों को भी जरा बता दें। खैर, हमने एक पैनल तैयार किया है जिसमें ये लोग चाहते हैं कि जो नए नियम बनाए गए हैं, इधर मेरी दाईं तरफ जो तीनों हैं वो कहते हैं कि वो नियम बदले जाए, वो ठीक नहीं है। और यही मुद्दा कोर्ट में उठाने वाले विष्णु जैन आज हमारे साथ हैं। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जैन जी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आज हीरो बने हुए हैं, क्योंकि जब उनको लग रहा था सड़कों पर कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने बतौर वकील इस मामले को कोर्ट में वो ले गए और कोर्ट में जाकर इस पर रोक, फिलहाल टेम्पररी रोक लगाई गई है। ये भी समझिए कोर्ट ने जो जो कहा है आगे इस पर करने को, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस पक्ष का मैं परिचय करा रही हूँ। और धर्मवीर चौधरी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। तो ये तो हो गए वो लोग जो यूजीसी के नए नियमों में बदलाव चाहते हैं, और इधर वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये नए नियम अच्छे हैं। चलिए आपका परिचय उनसे भी करा देते हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश, प्रोफेसर है ड्यू के, मेंबर है डूटा के, फॉर्मर ओबीसी कमीशन दिल्ली सरकार के। बहुत स्वागत है। प्रोफेसर गंगा सहाय मीना जी हमारे साथ, प्रोफेसर जेएनयू के। और खास मेहमान दलित एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं सतीश प्रकाश जी, आपका भी प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, छात्रों के सवाल ने आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लंबे समय बाद सामान्य वर्ग किसी मुद्दे पर आक्रोशित हुआ था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी यूजीसी के नए नियमों से खुद को फंसाए जा सकने की सामान्य वर्ग की आशंका को समझा और इसीलिए कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर आए 13 जनवरी के नियमों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य वर्ग की इस ताकत के राजनीतिक मायने समझने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे तो विपक्ष ने भी अब रोक दिए गए यूजीसी के नियमों का विरोध नहीं किया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में
लोग आपस में लड़ें जाति धर्म के आधार पर, और वो अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटा सकें। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, हर मोर्चे पर पिटी हुई भाजपा सरकार समाज को, जो उसकी जिम्मेदारी थी एक रखना, समाज को बांटने की कोशिश कर रही थी। दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। उधर यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए नियमों का समर्थन करने वालों की आमतौर पर चुप्पी है। हालांकि जेएनयू छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। जाहिर है कि अभी इस पर दूसरे पक्ष की खुलकर प्रतिक्रियाएं सामने आनी बाकी है। इस बीच सवाल सामान्य वर्ग की नई बनी एकता का है। सवाल है कि ये नौबत आई क्यों कि सामान्य वर्ग खुद को ठगा महसूस करे। सोशल मीडिया पर जब यूजीसी के नए नियमों का विरोध शुरू हुआ तब विरोध करने में ज्यादातर वही लोग थे जिन्हें कई मसलों पर सरकार का समर्थन करते देखा गया था। लेकिन यही लोग यूजीसी के इन नियमों को लेकर आर पार को तैयार नजर आ रहे थे। सोचने वाली बात है कि जो चुनी हुई सरकार केंद्र की सरकार है वो ऐसे कानून बना रही है जिसमें हिंदुओं में ही भेद हो रहा है, और दूसरी तरफ देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो चुने हुए नहीं है ना, उसके तो एक अलग प्रक्रिया से होता है, वो इस बात को भी संज्ञान में ले लिया। यानी जनता के जो चुने हुए सरकारें हैं वो जो है जनता को आपस में ही एक दूसरे को सबका साथ सबका विकास के जगह पे एक को विकास अवरुद्ध कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जमीनी नेताओं की सूझबूझ की कमी है। यूजीसी के नए नियमों को रोकने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि जाति के नाम पर रैगिंग को नए नियम से कैसे रोकेंगे। अगर एससी, एसटी, ओबीसी को उसी की जाति के किसी संपन्न छात्र ने प्रताड़ित किया तो क्या होगा? जातीय भेदभाव रोकने के लिए अलग हॉस्टल क्यों? अगर भेदभाव पहले से परिभाषित है तो अलग परिभाषा क्यों? अस्पष्ट भाषा से क्या प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को 3 जजों की बेंच के सामने मामले की अगली सुनवाई की तारीख रखी है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि कानूनविदों की कमेटी बनाकर मसले के हल को खोजें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से, खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी के भीतर से भी विरोध के कुछ सुर उठे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता बहुत संभल कर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ। यूजीसी का मसला अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट का फैसला भी अभी अंतिम नहीं है, लेकिन यूजीसी वो मुद्दा है जिसने लंबे समय बाद ये एहसास दिलाया है कि राजनीतिक गोलबंदी सामान्य वर्ग के मुद्दे पर भी हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो क्या यूजीसी नियम पर जंग अभी बाकी है? लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं सी वोटर के एक सर्वे के सिर्फ 4 प्रश्न हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन नए नियमों को लेकर क्या धारणा छात्रों में है। सबसे पहले तो आपको मेथोडोलॉजी बता देते हैं, क्योंकि इस सर्वे में 28 जनवरी 2026 को यह सर्वे हुआ है। सैंपल साइज छोटा है, लेकिन एक आइडिया जरूर लगता है। सिर्फ 1245 छात्रों से इसमें बात की गई है। ±5 का एरर आप इसमें मान सकते हैं। जो पहला सवाल था ये फैसले से पहले का है, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उससे पहले का है, जब नियम आए ही थे। क्या यूजीसी के सुधार सामान्य वर्ग के खिलाफ है? क्या ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ है? इस सवाल के जवाब में हम आपको दिखा रहे हैं कि एससी वर्ग के कितने लोगों ने कहा हाँ, यानी 31% जो दलित वर्ग के लोग थे वो भी ये मानते हैं कि जो नए नियम है वो जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। जो एसटी समुदाय है, आदिवासी समुदाय, वहां पर देखिए 33% लोग, और वहीं जो पिछड़े हैं ओबीसी वो भी 47% कह रहे हैं। वही जो हिंदू
सामान्य वर्ग है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए सामान्य वर्ग में भी जैसे जैन समुदाय के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के बहुत सारे लोग थे जो खास तौर पर हिंदू धर्म के सामान्य वर्ग के जनरल कैटेगरी के लोग थे। उसमें 80% लोगों ने ये कहा कि हाँ ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। वहीं कुछ नहीं कह सकते वाले आप बीच में देख रहे हैं, मिनिमल है, 7 से 15 के बीच में डेविएट कर रहा है। वहीं नहीं कहने वाले 55% दलित समुदाय के लोग थे, आदिवासी समुदाय से 47%, 32% ओबीसी से और 2% सिर्फ जो हिंदू अगड़े हैं वो कह रहे थे कि ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ नहीं है। अगला सवाल, क्या यूजीसी नियमों से कैंपस में जातिवाद या जातीय हिंसा भड़क सकती है? इसमें भी आप देखेंगे जो अगड़े हिंदू हैं वो तो एक तरफा है, स्वीपिंग मतलब 82% है जो कह रहे हैं कि भाई जातीय हिंसा भड़केगी, लेकिन इसी में ओबीसी भी कह रहे हैं 51% कि हिंसा भड़केगी, आपसी मतभेद बढ़ेंगे और 32% कह रहे हैं नहीं। वहीं जब आप आदिवासी समुदाय को, एसटी समुदाय को देखिए तो 48% कह रहे हैं हाँ और नहीं कहने वाले 42% हैं। तो यहां पर भी मामला आप देख रहे हैं कि हिंसा बढ़ेगी कहने वाले ज्यादा हैं दोनों ही समुदाय में। वहीं जब आप दलित समुदाय पे आइए तो वहां पर 30% कहते हैं हाँ और 50% कह रहे हैं नहीं। अगला सवाल, क्या यूजीसी नियमों का दुरुपयोग झूठे या दुर्भावनापूर्ण केस करने में हो सकता है, फॉल्स केस जिसे हम कहते हैं बाद में? तो ऐसे में भी आप देखिए 82% जो हिंदू अगड़े हैं वो कह रहे हैं हाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, 48% ओबीसी कह रहे हैं कि हाँ इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, 37% एसटी कह रहे हैं और 28% एससी कह रहे हैं। वहीं पर 51% एसटी सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि नहीं इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर एससी है जो कह रहे हैं 45% और 28% ओबीसी, जो अगड़े हिंदू हैं वो सिर्फ 9% कह रहे हैं। आखिरी सवाल इस सर्वे का, सी वोटर के सर्वे में क्या सवाल था कि क्या यूजीसी की इक्विटी कमेटी में सामान्य समेत सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो? मतलब शिकायत क्या है इन बच्चों की? यह है कि आपने एससी डाल दिया, एसटी डाल दिया, आपने किसी दिव्यांग को भी डालने का प्रावधान कर दिया, आपने महिला के लिए प्रावधान कर दिया, आपने ओबीसी के लिए प्रावधान कर दिया, आपने एक जनरल कैटेगरी के लिए एक मैंडेटरी सीटिंग वहां पर क्यों नहीं की इस कमेटी में? इस पर देखिए क्या राय बनती है। इसमें दिलचस्प नंबर है ये, क्योंकि आप देखिए इसमें एसटी समुदाय में भी 59% लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई जनरल कैटेगरी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ओबीसी भी 69% कह रहे हैं, 69% की प्रतिनिधित्व जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। यही जो हिंदू अगड़े हैं वो कह रहे हैं 77% और जो एससी हैं उनमें भी 57% कह रहे हैं जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। विष्णु जैन जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने फिलहाल टेम्पररी रोक लगा दी है, लेकिन नियम तो सरकार को ही बदलने हैं। ऐसे में कोर्ट ने क्या क्या कहा है और किस बिंदु पर, मतलब कौन सी वो चीज थी जो कोर्ट ने देख ली लेकिन नेता नहीं देख पाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग ये बात, जैसे ही ये नियम का पूरा अध्ययन किया गया था तो उसमें जो बात उभर के सामने आई थी वो सेक्शन 3C और सेक्शन 3E के बीच में जो एनॉमली है, जो डिफरेंस है, उस पे सबसे बड़ा एक बिंदु था। और सेक्शन 3C में अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें ये माना गया है कि अगर कोई जातिगत भेदभाव होगा तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन दिया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ हो सकता है। मेरा कहने का पर्पज ये है कि इस परिभाषा में आपने बिना कोई इंपेरिकल डेटा के, बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई एनालिसिस के अक्रॉस द बोर्ड आपने मान लिया कि एक वर्ग ऑप्रेसर होगा और अदर दूसरा वर्ग जो है वो ऑप्रेस्ड होगा। तो इससे बहुत ज्यादा शिकायतें और इसका दुरुपयोग होने की संभावना थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब सेक्शन 3E में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड डिफाइंड है और अगर वो बड़ी अच्छे ढंग से परिभाषित किया गया है जिसमें हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन आता है, सारे वर्ग उसमें जोड़े गए हैं, तो 3C का अर्थ क्या था, उसको लाने के पर्पस क्या था? और यही मेन आधार था कि आर्टिकल 14 का सीधे सीधे वायलेशन है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ फ्रेम किए हैं और अभी जो 2026 का रेगुलेशन है, यूजीसी रेगुलेशंस, उसको एबियंस में रखा है। और साथ ही साथ कोर्ट ने अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो 2012 के यूजीसी नियम हैं वो प्रभावी किए, वो लागू किए। इसका अर्थ यह है कि आज भी मैकेनिज्म है। अगर आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक भ्रांति उड़ाई जा रही है कि अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन पहले भी तो कोर्ट के ही आदेश पर ये कमेटी बनाई गई ना? नहीं, देखिए, अगर आज भी कोर्ट ने कहा था कि आप बेहतर कीजिए। मैं अगर आज आप हम लोग यहाँ डिबेट पे आए हैं तो आपने मुझे डिबेट में, सारे पैनलिस्ट को डिबेट में हम डिबेट करने के लिए आए ना, इसलिए ना थोड़ी ना आए कि कोई इलीगल काम करते हैं।
या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दें। तो कोर्ट की जो पूरी 2019 से लेकर 2026 की पूरी प्रोसीडिंग थी, उसका ड्रिफ्ट ये था कि आप इसको कुछ बिंदुओं पे कि जो सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स है वो सही नहीं है, यही मेन चैलेंज भी था, तो उसको ठीक करिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून ले आइए, कानून लाइए। ये कोर्ट ने कहा था कानून लाने का मतलब ये होता है कि संवैधानिक मूल्यों के आधार पे, संवैधानिक मापदंड के आधार पे आर्टिकल 15(1) को, आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए कानून लाइए। तो कोर्ट ने कभी ये तो नहीं कहा था कि आप एक वर्ग को एक्सक्लूड एक और क्वेश्चन है जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि ये सामने आया, आप प्रोसीडिंग्स में मौजूद थे। क्या अलग हॉस्टल की भी बात की गई है? क्योंकि हम लोगों ने जब इस नोटिफिकेशन को देखा तो उसमें नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। सेक्शन 7D जो रेगुलेशंस का है, उसमें जो शब्दावली यूज की गई है वो यूज की गई सेग्रीगेशन। और कोर्ट में ये बात आई कि ये सेग्रीगेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं हॉस्टल्स के लिए या क्लासरूम्स के लिए, इस तरह का कभी तो देखा ही नहीं गया। और उस पर भी क्वेश्चन ऑफ लॉ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को निर्धारित की गई है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है कि उनका इस पे क्या कहना है। अब ये लोग आपसे पूछेंगे एक सवाल कि विष्णु जैन जी, इसमें इतनी क्या दिक्कत हो गई थी कि आप कोर्ट पहुंच गए? इसका जवाब क्या होगा? क्या हो गया इतना? अगर आज कोई कानून आया है और उस कानून पर रोक लगनी है तो वो क्या स्टूडियो में हो सकती है? नहीं, पर वो कह रहे पारंपरिक रूप से अगर जो पिछड़े हैं उनके साथ अन्याय हुआ है इस देश में, उनको न्याय के लिए इक्विटी कमेटी बनाई गई है, तो क्या दिक्कत होगी? अंजना जी, मैं स्वयं ये बात कह रहा हूं कि कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन होना, जातिगत भेदभाव पूर्णतः खत्म होना चाहिए। और आज 75 साल के बाद हम और आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पे पूर्णतः कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और इसके लिए आप अगर पूरी प्रोसीडिंग्स भी देखेंगे, कोर्ट ने भी ये बात कही कि वी आर कंसर्न विद द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर आदमी उससे कंसर्न है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर बिना कोई इंपेरिकल डेटा के, रिसर्च के ये मान रहे हैं कि सिर्फ ये बच्चा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा और दूसरा बच्चा डिस्क्रिमिनेट होगा, तो इसका कोई कानूनी आधार है नहीं, इसकी कोई रिसर्च नहीं है। बहुत सारे उदाहरण है, दोनों तरफ दिए जा सकते हैं, पर मैं उदाहरणों में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये सबसे मूलभूत आधार था जिसके आधार पर इसको चुनौती दी गई थी। अब मेरा एक जो आपने प्रश्न पूछा, अगर कोई कानून आया है तो अंजना जी उस कानून को सरकार कानून लाइए, तो कानून कैसे रोका जाएगा? उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे रोका जाएगा? इसीलिए तो कोर्ट गए। कानून स्टूडियो में तो रुक नहीं सकता है, हमारे जो यहाँ पे सीनियर सड़क पे रुक सकता है, ना सड़क पे रुक सकता है, ना इनसे डिबेट करके रुक सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में एक लीगल प्रक्रिया को फॉलो करके रुक सकता है, इसीलिए कोर्ट गए थे। चलिए, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आपसे सवाल पूछें, जेएनयू के प्रोफेसर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, प्रोफेसर गंगा सहाय मीना जी। एक वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ, कल का वीडियो है जब ये कोर्ट का फैसला आया था, एक बार दिखाइए जरा। कोर्ट ने प्रश्न उठाए हैं, तो जेएनयू में उसके खिलाफ इस तरह के नारे क्यों लग रहे हैं? सामान्य वर्ग के, और हमने आपको डेटा भी दिखाया अपने सर्वे का, जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो भी कह रहे भाई जनरल कैटेगरी का भी तो रिप्रेजेंटेशन हो, क्या दिक्कत है इसमें? हर बात पे मुर्दाबाद। देखिए, जेएनयू में बहुत सारे संगठन हैं। हाँ। और ये किसी एक समुदाय के विद्यार्थी नहीं है, किसी एक संगठन के विद्यार्थी नहीं है। ऐसा लगता है कि छात्र संघ के बैनर तले कोई प्रोटेस्ट था और उसमें सारे शामिल हो रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आए दिन विरोध प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पे ऐसी परंपरा है पहले से। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जब यूजीसी ने एक कानून लेकर के आई और उस कानून के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उसको लोकतांत्रिक कहा गया, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिना वाजिब कारण के उस पर रोक लगा दी तो उसको अलोकतांत्रिक कहा जा रहा है या उसको अराजक कहा जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। किसने कहा लोकतांत्रिक? नहीं तो ये क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, ये मीडिया में सुबह से आज ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मतलब वो अलोकतांत्रिक लोग हैं। लोकतंत्र में असहमति के लिए हमेशा स्पेस है, वो स्पेस बना रहना चाहिए। और इसीलिए शायद, और ये एक समुदाय के लिए नहीं, लोग नहीं है, सब मिलकर के अगर किसी बात के प्रति असहमति जता रहे हैं, का भी एक उसमें कोई प्रतिनिधित्व हो, क्या दिक्कत है? हाँ, सब मिलकर के, तो हम उस पे कानून पर बात करें। हाँ। कानून पे बात करें तो उसमें रिप्रेजेंटेशन है, उसमें प्रतिनिधित्व है। कैसे? जो 3 प्रोफेसर हैं, तो नहीं किया 3 प्रोफेसर्स हैं, 2 नागरिक समिति के लोग हैं, वो लोग कौन है? इसमें लिखा है? नहीं लिखा है। हाँ। उसमें एक स्पेस है कि वो जनरल कैटेगरी के हो सकते हैं, सभी के लिए है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी पर छोड़ दिया जाए।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि भेदभाव मैं आपको किसके एक साथ हुआ एग्जाम्पल है। देकर पूछती भेदभाव हूँ, किसके कई साथ हुआ है? राज्यों में जो जाट हैं उनको उस कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, पिछड़ों की कैटेगरी में, और उनके खिलाफ कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। आप में से कई लोग सहमत होंगे, डीयू के भी आप लोग हैं। डीयू के कितने बच्चे एक बार दिखा दीजिए। डीयू के ही ज्यादातर बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज से, ठीक है। अब वो उस कैटेगरी में नहीं आता है कई राज्यों में। ऐसे में अगर उसके खिलाफ कुछ हो तो यहां तो आपने मान लिया है एसटी, एससी और ओबीसी। नहीं, इसमें आप जो भेदभाव की जो उसकी बात कर रहे हैं 7.3E उस परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो पिछड़े भी शामिल है, उसमें यही तो मैं कह रही हूं, वो पिछड़ों ईडब्ल्यूएस की भी शामिल कैटेगरी है, में नहीं आते, सवाल नहीं ईडब्ल्यूएस की समझे। भी शामिल है उसमें, आप सवाल नहीं समझे विकलांग भी शामिल है उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं। तो किसी इतना ब्रॉडर गोलपोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। एक आप देखिए, नहीं इस कानून के उस तहत, डेफिनेशन में वो नहीं आते इस ना। कानून के तहत सतीश बताइए। एक समावेशी नजरिया प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, और मुझे आश्चर्य है कि एक समावेशी नजरिए से देश के बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट पर भी बोल लीजिए। नहीं, देखिए अंजना अब जी, चुप हो गए। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट, यही भारत का संविधान और माननीय सतीश, सुप्रीम कोर्ट सतीश, हमको जल्दी से, असहमति का अधिकार बारी बारी देता से, है, और मैं सतीश। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस रोक से असहमत हूं। कोई कमिटी के खिलाफ नहीं है, वो कह रहे रिप्रेजेंटेशन रहने दीजिए, और फॉल्स अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो। ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ना। रैगिंग भी नहीं जोड़ी गई, वो भी एक विषय हाँ, नहीं, रैगिंग भी रैगिंग नहीं के लिए ऑलरेडी है ना तमाम देश के सुनिए, हाँ। रैगिंग को लेकर के भारत के जितने शिक्षण संस्थान हैं, भारत सरकार ने बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है कि हम कैंपस को बाकायदा रैगिंग विहीन बनाएंगे। अगर कोई बच्चा किसी की रैगिंग लेता है तो उसके लिए बाकायदा वो कंप्लेंट की जा सकती है, वो एक आपराधिक मामला है। एक बात आपने कहा कि ओबीसी को लेकर के जो आशंका बताई, इस देश में दो तरह के संस्थान हैं, एक राज्य द्वारा संचालित संस्थान और एक केंद्र द्वारा संस्थान। और जो ओबीसी आरक्षण है उसमें जो केंद्र सरकार की सूची में जो ओबीसी होगा उसको केंद्र सरकार में उस तरह का ट्रीट किया जाएगा। अगर राज्य में वो जाति, जैसे जाट समाज की आपने बात कही, जाट समाज केंद्र की सूची में ओबीसी में नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय संस्थान है उन संस्थान के अंदर उनको ओबीसी चिन्हित नहीं किया जा सकता। जो राज्य सरकारें हैं जहां पे जाट समाज को ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है, उत्पीड़न हो तो नहीं सुनिए, कहां उनका उत्पीड़न हो तो नहीं, कहां पे कोई ब्राह्मण ही हो, उसकी चोटी को लेकर कोई टिप्पणी करे चोटी तो गलत है। ये तो चोटी तो इस देश में एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ज्ञान थोड़ी पूछ रहे हैं सर, हम सब पूछ रहे हैं। नहीं, ज्ञान तो उनको पता है। नहीं, ज्ञान नहीं। देखिए अंजना जी, सुनिए सर, उस बच्चे को क्यों ना इसमें शामिल किया जाए, उसके खिलाफ भी तो हो सकता है। देखिए, गलत है। मैं व्यवस्था के, क्यों गलत? सुनिए, चोटी गलत नहीं है। मैं व्यवस्था के, सुनिए, मैं व्यवस्था के सर, बोलिए। मैं व्यवस्था के अंतिम पायदान से आता हूं। मुझे जीवन में शिक्षक बनने का मौका मिला, और मैं अपने शिक्षक जीवन में भरपूर आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो सामान्य जाति का हो या कोई भी हो, क्योंकि वो मुझे एक शिक्षक देखना चाहता है, एज ए शिक्षक होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन एक सवाल भी है, एक सवाल भी है, सुनिए, एक सवाल है ना। कहानी कौन झूठ सुनना चाह रहा है सर? सवाल है ना, हम तो लॉ पे बात कर रहे हैं। सुनिए, नो, आई हैव अ सीरियस इशू हियर। आई हैव अ सीरियस इशू। सुनिए ना, मेरा इशू, आप नहीं बोलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। मेरा ये इशू है कि अगर सामान्य वर्ग के किसी छात्र के खिलाफ उत्पीड़न हो, आपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन में उसको तो डाला ही नहीं। मैं सही पूछूं ना विष्णु जी? देखिए, उत्पीड़न दो ये सिंपल है। नहीं, बिल्कुल दो तरह के फिर ऐसे लिखने लगे। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन सर, उसको एड्रेसल का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और उसके लिए पहले से मैकेनिज्म है तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम कॉलेजों में। अगर किसी भी छात्र के खिलाफ कोई भी उत्पीड़न, कोई भेदभाव होता है, पहले से मैकेनिज्म है। लेकिन पहले की, तो फिर नए नियम क्यों? लेकिन इसके साथ ही ध्यान दीजिए कि लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया, ये यूजीसी ने महसूस किया, ये 30 सदस्यीय सांसदों की समिति ने महसूस किया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने महसूस किया। 6 लोग खड़े हैं सर, ये गाना सुनने थोड़ी आए, जल्दी से। देखिए, मजेदार बात है कि अभी से पहले सिर्फ एसटी और एससी उत्पीड़ित होता था, अब उसमें ओबीसी भी आ गया है। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं बता रहा हूं,
दूसरी बात, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको बता रहा हूँ, एसटी, ओबीसी, जनरल कोई भी उत्पीड़ित हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मत बनाइए टू यूज इट अगेंस्ट एससी, एसटी या ओबीसी। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका कारण है। संगीत रागी जी, एक बात कहना चाहता हूँ, 1928 में तो उनको मौका मिला था। बाबा साहब सुनिए, ओबीसी शब्द जब ये देश आजाद नहीं हुआ था तब हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, अदर देन, वे जातियां जिनकी स्थिति भारत में ठीक नहीं है, उनकी स्थिति के ऊपर भी विचार किया जाए। ओबीसी शब्द वहां से आया। ओबीसी सामाजिक रूप से पिछड़ा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी के साथ भी अत्याचार होता है, ओबीसी को आरक्षण भी मिला। मंडल कमीशन सच्चाई। देखिए, ओबीसी जो है वो उत्पीड़ित जाति के अंदर तो हमने नहीं सुना है, उसको डोमिनेंट कास्ट उसमें कहा जाता है। और ये 70 में जब रजनी कोठारी ने कास्ट पॉलिटिक्स पर, जो सबसे बड़ा है, देश का सबसे बड़ा है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, खुद सुनिए आप क्या कह रहे हैं। सुनिए ना, मैं ओबीसी में भी डोमिनेंट कास्ट कुछ होते हैं, जैसे कई समुदाय ऐसे हैं बिहार में, यूपी में यादव समुदाय या अन्य समुदाय, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग उत्पीड़ित नहीं होते। ये तो बहुत गलत कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि तो आप उनको फिर ओबीसी कैटेगरी में क्यों डालते हैं? आप उनको आरक्षण का लाभ क्यों वो देते हैं? वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जितने एट्रोसिटीज एससी और एसटी के खिलाफ होता है वो तो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट ही करता है आज के दिन में। नहीं, वो भी आपके पास डेटा है ना, डेटा है ना, इसलिए वो बोलना है। अरे ईबीसी बना दिया आपने बिहार में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यही तो बताता है ना, हर तरह के लोग हैं, सुनिए तो सही, आप बार-बार इंटरवेंशन कर रही हैं, करना पड़ता है। नहीं, मत कीजिए ना, पहले बोल लेने दीजिए। कुछ भी बोलिएगा तो नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हम बता रहे हैं, वो उसका आधार है। डोमिनेंट कास्ट जितने एट्रोसिटीज एससी एसटी के, और यही कारण है कि 2001 के बाद जो है, यदि आप देखेंगे पंचायत चुनाव के अंदर, तो बिहार के अंदर जो एससी कैटेगरी का था और जनरल कैटेगरी, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति दोनों में कोएलिशन कर लेता है। किसके खिलाफ? दूसरी बात कि आप ये कैसे मान करके चलते हैं कि सामान्य वर्ग के साथ जो है वो भेदभाव नहीं होता है? सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। और यदि झूठा मुकदमा लाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन का क्या अपॉर्चुनिटी? कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि गलत किया जा रहा है तो उसका कोई प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। जल्दी से बोलिए, क्या दिक्कत है इसमें? जनरल कैटेगरी को भी शामिल किया। उत्पीड़न तो किसी का भी हो सकता है ना। बिल्कुल, उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो कमेटी बनी है, 9 सदस्यीय कमेटी, जिसमें कहा गया है कि 5 मेंबर मस्ट हैव बोला है, लेकिन जो ऊपर के 4 मेंबर्स हैं, आप देखिए किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, मैं आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे देश में, और उस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक विश्वविद्यालय में एससी कैटेगरी से वाइस चांसलर हैं, एक में एसटी कैटेगरी से, और 5 में ओबीसी कैटेगरी से वाइस चांसलर हैं। और इसमें कमेटी, जो 9 सदस्यीय कमेटी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, जो उसका चेयरपर्सन होगा, वो कॉलेज का हेड या उस इंस्टीट्यूट का हेड या उसका डायरेक्टर। आप ही का आंकड़ा आप पर पलटते हैं, तो फिर इन 7 कॉलेजेस में कैसे ये मैनेज होगा कि जनरल कैटेगरी का कोई हो? बिल्कुल, बाकी जो बिल्कुल 5+1 फिर से बताते हैं, आप ही ने बताया ना, आप ही का आर्ग्यूमेंट आप ही से पूछ रहे हैं। सवाल सुनिए तो समझिएगा, जवाब सही दे पाइएगा। आप ही कह रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में से 5 और 2 आपने बताया कि एक एससी और एसटी वीसी है, ठीक है? तो उन 7 कॉलेजेस में ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति हो? जी अंजना जी, 5 बात तो सुन लीजिए, फिर हंस लीजिएगा। 5+1 अगर चेयरपर्सन एससी एसटी ओबीसी से हुए तो 6 लोग हुए ना। बाकी के जो 3 मेंबर हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एससी होना चाहिए, एसटी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए। वो जनरल कैटेगरी से भी तो हो सकता है। और रही बात, एक मिनट और बता रहा हूं मैं, आप बोल लीजिए, पूरा करिए। जो कह रहे थे कि ओबीसी को कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मैं दावे के साथ और आंकड़ों के साथ बता रहा हूं यहां पर कि ओबीसी को जब रिजर्वेशन लागू हुआ 2007 और 2008 में, 2014 तक सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो गया था। आज भी हॉस्टल में उनकी लड़ाई जारी है, हॉस्टल्स में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो ये भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, इसको कौन जस्टिफाई करेगा? जवाब दीजिए, फिर मैं छात्रों के बीच जाऊंगी, उनके सवाल लूंगी। अंजना जी, आजादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है, और माइक ऊपर उठाइए। आजादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है। 2020 में
वेमुला की जब हत्या हुई उसके बाद में कोर्ट में PIL फाइल हुई तो ये कमेटी बनी यूजीसी की। इसमें सारी जातियों के सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि थे, सांसद राज्यसभा लोकसभा के थे। ऐसी कौन सी जो दुविधा हुई कि ये कमेटी ने इसको लागू किया और देश में विद्रोह होने लगा। मैं समझता हूं कि ये जो अंत्योदय की भावना मूल मंत्र है, मोदी जी की सरकार उस मूल मंत्र के साथ में जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार की मंशा है, ये सरकार की मंशा है। यूजीसी के लिए बोल रहे हैं या कोई सामाजिक न्याय पर भाषण दे रहे हैं? जी ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है ना, अंतिम पायदान का व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में है। अभी यहाँ जाटों की बात हुई, मैं स्पोर्ट्स में था, सामने जब हम खेलने जाते थे तो कहते थे देखो भाई जाट आ गया, इसका क्या इलाज है, इसका क्या इलाज है। तो जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की मंशा है, उस सरकार की मंशा को समझिए। 1882 में मुझे बोलने दीजिए 1882 में हंटर आयोग बना इस देश के अंदर अंग्रेजों के समय में। आज तक हम उस शिक्षा का सुधार नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी अगर सुधार करना चाहते हैं तो क्या बुरी बात है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अभी इसको निरस्त नहीं किया है। सबके पास तो सुप्रीम कोर्ट इस देश में सर्वोच्च संस्था है, उस सर्वोच्च संस्था के मायने भी कुछ हैं। आप कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, सरकार का मत जाने दीजिए। इस देश में समानता का अधिकार जाति विहीन होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी अधिकार नहीं है। ठीक है, जल्दी से नहीं। हॉस्टल में जाठी सिर्फ नहीं बोलते थे, JAT को हम लोग कहते थे जस्ट अवॉइड देम। अच्छा, खुद ही आप बता रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं रागी जी। एक तो रागी जी का ये कन्फेशन है। अब आज के दिन में वो गाली होगी और आज के दिन में मेरा सवाल एडवोकेट विष्णु जैन जी से है। मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, अमन राज पटेल मेरा नाम है। पूछिए सर, मेरा सवाल ये है कि आपने इनक्रिप्टेड डेटा बताया, बार बार आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि EWS का रिजर्वेशन किस डेटा से आया। और दूसरा चीज़ ये कि NLU दिल्ली में जो पिछले 2-3 सालों में लोगों की, स्टूडेंट्स की हत्या हुई है इलीट क्लास के नाम पे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, इस पे आपका क्या विचार है? ठीक है, चलिए नीचे आइए, जल्दी आइए। हाँ सर, आपको नहीं लग रहा है कि एक पिछड़े वर्ग को उद्धार करने की सोच के चक्कर में हम एक दूसरे ही वर्ग को पिछड़ा बना रहे हैं? क्यों ना हम दोनों वर्गों को साथ लेकर नहीं चल सकते? हम आप भी वही कह रहे हैं जो जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं। मेरा सवाल उस पक्ष से है जो ये कह रहा है कि यूजीसी के नए नियमों को पे रोक गलत है। क्यों गलत है सर? इसमें तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ साफ और स्पष्ट अन्याय हो रहा है और क्या मतलब कि मौका मिला तो बदला निकालेंगे। दूसरी बात आपने ये कही कि जो SC ST उसके साथ काफ़ी साल से अन्याय हुआ, मैकेनिज्म ठीक नहीं। 2012 से अभी 26 तक लगभग 208% शिकायतें बढ़ी हैं। 2012 में 350 शिकायतें दर्ज हुई और 2019 में लगभग 1150। तो दिक्कत क्या है? मैम, मेरा क्वेश्चन है कि इस UGC में ये कहा गया है मैम कि एक कमेटी बनाई जाएगी हर कॉलेजेस में, जहाँ पे SC ST OBC के ही सिर्फ मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे जनरल के मेंबर्स क्यों नहीं? जनरल के मेंबर्स क्यों नहीं? अभी एक बार शुरुआत करते हैं, आप जवाब दीजिए उसके प्रश्न का। बैठ जाइए, मैं एक एक करके लूँगी। मेरे जो यहाँ पे भाई ने बात कही है, ये बात से हम लोग इत्तेफाक रखते हैं और इसी हम लोग एक इस सोसाइटी की संरचना चाहते हैं 75 साल के बाद कि यहाँ पे टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। अब यहाँ पे जो मैं एम्पेरिकल डेटा की बात कर रहा था वो मैं UGC के एफिडेविट जो 27 फरवरी 2025 को UGC ने दाखिल किया, उसमें जो आंकड़े दिए गए उन्होंने बताया कि अभी तक जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें करीब 3,500 कंप्लेंट्स आई हैं और उन 3,500 कंप्लेंट्स में से करीब 50 कंप्लेंट छोड़ के बाकी सारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जा चुका है। तो ये एम्पेरिकल डेटा, इस एम्पेरिकल डेटा की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं आप एक परसेप्शन लेके चल रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अगर पूरे देश में आंकड़े देखे जाएं तो 3,500 कंप्लेंट्स में से मैक्सिमम कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी हैं एक्सेप्ट 50 कंप्लेंट्स। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है। मैं एक बात कहूं, नहीं, जो उसका प्रश्न था उसका जवाब दीजिएगा। जनरल कैटेगरी का वहां पर मैंडेटरी क्यों ना किया जाए किसी का होना? देखिए अंजना जी, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बुद्ध के लोग हैं, हम मानवतावादी लोग हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसके पिता ने कब अत्याचार किया था। हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम आपके साथ कभी भी
किसी तरह अरे का सर, आपके वादे पर फिर आप नहीं सुनिए ना, पर्सनल बनाए चले जा रहे हैं। वादा सुनिए जी। अरे हम कानून की बात कर रहे हैं, देश के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 3,500 मात्र। अरे जब किसी स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके घर जाती है ना, उसको उसके परिवार के लोग डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं। अगर रोहित वेमुला के परिवार के या किसी के भी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, बिल्कुल रोहित वेमुला का केस गलत था। रोहित वेमुला का केस बिल्कुल गलत था। और किसी भी जाति का नहीं, हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं? 4 करोड़ 40 लाख लोग हैं हायर एजुकेशन में। तो इम्पोर्टेंट है ना रोहित वेमुला केस में भी। एक सेकंड, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ओप्रेसर है सामान्य कैटेगरी, ओप्रेस्ड है एससी एसटी ओबीसी, तो कास्ट तो मायने रखती है। रोहित वेमुला के केस में कोई जनरल कैटेगरी ने ऑपरेशन किया था, इसलिए नहीं उसने फिर आप कहानी पढ़ने लगे। सच्चाई है तो जातीय उत्पीड़न भी सच्चाई है। अब ये समय है कि हम संस्थानों को कहीं ना कहीं जातीय मुक्त करें। मैम, मेरा क्वेश्चन सभी पॉलिटिकल पार्टी से है, आज जितने भी बड़े नाम हैं वो आज शांत क्यों हैं? क्या उनको अपने वोट बैंक होने का डर है? बिल्कुल है। सारे नेता, मोदी जी ने नियम बनवाया था। मैम अभी सर ने जस्ट बोला, रुकिए ना, थामिए दादा। सर अभी आपने तुरंत बोला कि हमारे पिता ने क्या किया हमें मतलब नहीं, तो हमारे पुरखों ने जो किया उसकी सजा हम बच्चों को क्यों मिलेगी जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं? मिलनी चाहिए। आप बच्चों के दिमाग में गंद भर रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण और सुरक्षा में बहुत बड़ा फर्क है, और सुरक्षा का हक हर एक बच्चे का है, 100%। हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, संस्थान की देखिए, एक सेकंड, आप समझ ही नहीं रहे। आप नियम पे बात करने आए हैं, आप थोड़ा ना ज्ञान देने आए हैं कि सबको सुरक्षा मिलेगा, हर बच्चे का अधिकार, वही तो कह रही है वो। तो जनरल कैटेगरी क्यों नहीं? दैट्स द क्वेश्चन। आप नियम पे बात कर रहे हैं ना। मैम अगर वो तो नियम बदलने चाहिए, बिल्कुल बदलने चाहिए। या लीजिए, अगर लोगों को लगता है पलट गए, क्या दिक्कत है? बदल दो, सब बदल दो। सर हमें सर 1 मिनट सर, मेरा सवाल सर, आप जेएनयू से हैं, आप जानते होंगे अपने कॉलेज का जो बिहेवियर जो चल रहा है इस समय पे, ठीक है? अल्टीमेटली मुझे ये बताइए, आपको जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो तब नहीं दिखता है जब वहाँ की धरती पे तिलक तराजू और तलवार जैसे जूते 4 मारो ऐसे नारे लगते हैं, ठीक है? आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आप जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को 100% इंक्रीज कर देगा ये। और जो लोग अभी छोटा सवाल, ज्ञान मैं भविष्य कोई नहीं देखा है, आप कैसे देख रहे हैं? मैं केवल 10 मिनट, वो 10 टूटे हुए लक्षर का हम भ्रम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही के हम कर्म देख रहे हैं, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। महोदय, मेरा सवाल बहुत ही, यहाँ पैनल मेंबर से बहुत ही सरल से सवाल है कि एक बच्चे को अपना जीवन बनाने में, उस लेवल पे आने में 18 वर्ष का समय लगता है, वहीं यूजीसी जैसा कानून आता है जो वो फिर उसमें उस पर कोई भी झूठा आरोप लगा देता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। आरोप पर एक जवाब लेंगे। मेरा सवाल ये है कि याद कर लो। हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत का बात करते हैं, और यहाँ जातिवाद में उलझे पड़े। मेरा यही सवाल है। मेरा सवाल ये है कि कमेटी में जनरल कैटेगरी के लोग क्यों नहीं है? आप लोग सवाल रिपीट कर रहे हैं, ये सवाल समझ में आ गया, ये सेम सवाल तो नहीं है? मैम, जब ये पॉलिसी कई स्तर पे है तो फिर जब झूठी कंप्लेंट की जाएगी तो उसके खिलाफ। मैम जैसे फॉल्स कंप्लेंट और जनरल कैटेगरी, ये 2 सवाल हो चुका है, मत रिपीट कीजिए। मेरा ये सवाल है मैडम कि जनरल कैटेगरी के साथ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है कि मैं एक पंडित हूँ, मेरे SC ST दोस्त द्वारा भी ये कई बार कहा जा चुका है कि तुम्हारा काम सिर्फ जन्म पर भी खाना है और मरने पर भी खाना है, तो क्या ये डिफेमेशन की पॉइंट नहीं कहा जा सकता? मैं ये कहना चाहती हूँ कि OBC ST आज भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब अपनी हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो हमें ये कह के बोला जाता है तुम्हें तो पका पकाया मिल जाता है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत। कौन बोलता है? जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं। जैसा अभी सर ने बोला कि OBC के ऊपर अत्याचार नहीं होता सर, तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ, 2024 में कर्नाटका में 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी थी सिर्फ इस वजह से कि उनके पास उनसे जातिवाद होता था। झूठी शिकायत पर सजा वाली धारा क्यों हटाई गई? ठीक है, झूठा वाला हो चुका है, डोंट रिपीट, आई एम टेलिंग यू प्लीज। मैम, अगर आप UGC की रेगुलेशंस पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो इक्विटी प्रमोट करने के लिए लाई गई है, तो क्या आप इक्विटी प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी के साथ समझौता कर देंगे? अगर SC ST और OBC सारे लोगों को ये पता है, उनमें से बहुत बड़ा वर्ग ही उसका ही इस रूल का अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो फिर सरकार को, रूलिंग पार्टी को कैसे समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें उनको, ये खोट उनको क्यों नहीं नजर आए?
मेरा सवाल ये है कि हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात करते हैं, बट आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से और बढ़ते जाएगा और फ्यूचर में ये सब और ज़्यादा हॉरिबल? 3-4 सवाल है। एक तो खाई इससे और गहरी होगी, और दूसरा फॉल्स कंप्लेंट पर। फॉल्स कंप्लेंट पर मैं एक जवाब आपसे सतीश जी चाहती हूँ, जल्दी से माइक उठाएं। जो 2012 का एक्ट है, रेगुलेशन है, उसमें कहीं भी प्रावधान नहीं था कि झूठी शिकायत के आधार पर सजा दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने 2025 में शामिल किया ये बात। 2012 का जो बारे में इम्प्लीमेंट किया कि अगर शिकायत झूठी होगी तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के खिलाफ भी एक्शन होगा। जब हाँ जी, आपने जवाब ही नहीं दिया ना, सवाल नहीं समझे। फिर से बताते, सुनिए। देखिए, पहले था ना 25 में लागू किया गया हो, 22 में लागू किया हो, जब भी हो, पहले था ना प्रावधान। वो प्रावधान क्यों हटाया ये वो पूछ रहे हैं। 18 साल लग जाते हैं इन बच्चों को यहाँ तक पहुंचने में, किसी कॉलेज में एडमिशन आज कितना मुश्किल है बच्चों के लिए, और वहां पर जाकर कोई फॉल्स कंप्लेंट लगा दे इन पर, तो फिर क्या? ये उसका सवाल है। प्लीज आंसर दैट। भारत की स्थापित न्याय व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर कोई झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ वो व्यक्ति को अदालत में जा सकता है। इस कानून में कोई प्रोविजन नहीं, आप सुनिए ना, सारी इस चीजें कानून में आपने बोल दिया। हमारा ये कहना था, वन ऑफ द, अगर ये एक व्यवस्था जिंदा है भाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्गुमेंट ये भी था कि इस लेजिस्लेशन में जो 2026 का रेगुलेशन आया है, उसमें अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट की जा रही है तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं है। और सर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 2012 में ये भी बोला गया था। तो इस समय तो 2000 मैं कुछ और कह रहा हूँ, इसलिए 2012 वाले पुराने रेगुलेशन में ये बात जोड़ी गई थी, 25 में जोड़ी गई थी, सरकार ने जोड़ा था। वो तो ड्राफ्ट रेगुलेशन क्यों नहीं जोड़ा, सरकार से पूछिए। वो ड्राफ्ट रेगुलेशन है। इस समय जो कानून उभर के सामने आया है उसमें आप मुझे तीनों बता दीजिए कौन से पॉइंटर में फॉल्स कंप्लेंट के लिए प्रोटेक्शन है। सर मेरा सवाल ये है, सर मेरा सवाल विष्णु जी आपसे ये है, 2012 में डॉक्टर आनंद प्रकाश जल्दी जल्दी बोले, सबको बोले। डॉक्टर आनंद प्रकाश, क्या दिक्कत है? मतलब ये बच्चों का जो सवाल है कि जनरल कैटेगरी क्यों नहीं, का फॉल्स कंप्लेंट पर एक्शन क्यों नहीं? जी ये देखिए, जो फॉल्स कंप्लेन का इसमें से पॉइंट हटाया गया है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं हटाया है। इसी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर ही कमेटी बनी थी, संसदीय कमेटी। और कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है कि जब वहां पर नहीं, ये मैं सर पूरी बात तो सुनिए सर, पहले पूरी बात तो होने दीजिए। संवैधानिक तरीके से यूजीसी गजट नोटिफिकेशन आया था, और जब ये यूजीसी गजट नोटिफिकेशन आया तो उसमें उन्होंने सर्वे किया था। बिना सर्वे किए ही कोई पॉइंट ऐड नहीं किया उन्होंने, और ना ही कोई पॉइंट डिलीट किया है। जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि जहां पर सही शिकायतें होती थी तो सही शिकायतों के मायने में ये होता था कि बच्चों को डरा धमका के। मैडम एक छोटी सी बात देखिए, बच्ची ने बहुत शानदार बात कही। एक सूत्र वाक्य उसने कहा कि आरक्षण पर तो हो सकता है कि इसको मिले उसको ना मिले, लेकिन सुरक्षा का अधिकार तो इस देश के हर नागरिक को होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी के खिलाफ आप गलत आरोप लगा दें और उसको जेल जाने की नौबत आए और उसकी सुरक्षा का कोई मैकेनिज्म न हो, ये अपने आप में गलत है। और ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि इस प्रकार का आप रेगुलेशन लेकर के आए। देखिए, आस्था के मंच के माध्यम से यहाँ पे मेरे जितने युवा साथी हैं वो बैठे हैं, मैं आप सबके माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे समाज में फर्दर डिवीजन होता उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है, और हम सब चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। एक ऐसी सोसाइटी की संरचना हम लोग करें जहां जाति का कोई अर्थ ना हो, सारे लोग मिलजुल के इस देश के विकास की जो मुख्य धारा है उसमें सम्मिलित हो, और सुरक्षा का अधिकार हर बच्चे को हो। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।